नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में आपके साथ। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली। कहा, मोदी सरकार ने देश के विकास के साथ आतंकवादियों को दिया करारा जवाब। एनडीए में शामिल हुई निषाद पार्टी। राजस्थान में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर लड़ेगी चुनाव। तेलंगाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद आनंद भास्कर रापुलू बीजेपी में। कांग्रेस ने जारी की मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे को मिला टिकट। सीधी से अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुलबर्गा में नामांकन पत्र भरा। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक स्थगित। पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर उठाया कदम। कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की ओर से समिति में विवादास्पद तत्वों को शामिल करने पर भारत ने मांगी थी सफाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। बीएसएफ के 4 जवान शहीद, 2 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। और आरबीआई ने की रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। 6.25 से घटकर 6% हुआ रेपो रेट। 2019-20 में 7.2% जीडीपी विकास दर अनुमानित। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 सालों में देश भर में विकास कार्य किए। इसके अलावा देश के सामने चुनौती आने पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। नरेंद्र मोदी सरकार एक और तो पूरे देश का विकास करने के लिए इस 5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। आंध्र प्रदेश का विकास करने के लिए ढेर सारे काम किए और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के लिए भी आतंकवादियों को मजबूत मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विशाखापट्टनम में रोड शो किया। रोड शो में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों ने उन पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और लखनऊ में आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। बुलंदशहर में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। ये कोई नहीं है। इसके पहले भी सरकारों को काम करते हुए आपने देखा है। 55 से लेकर 60 वर्षों तक लगातार इसे हिंदुस्तानों में अखंड हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी ने की है तो कांग्रेस ने की है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है उन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, चाहे हमारे केंद्र की सरकार रही हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, कोई नहीं कह सकता किसी मुख्यमंत्री ने अथवा किसी प्रधानमंत्री ने कोई भ्रष्टाचार किया हो। केरल में लोकसभा की सभी 20 सीटों के लिए तीसरे दौर में 23 अप्रैल को मतदान होना है। वहां आज नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के वायनाड सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। राहुल गांधी इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी चुनावी मैदान में हैं। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद थे।
राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो भी किया। I have come to Kerala to send a message that India is one country. South, north, east, west, center is one country. इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी की जोरदार आलोचना की और कहा कि वो बंगाल में एनआरसी की अनुमति कभी नहीं देंगी। टीएमसी प्रमुख ने प्रधानमंत्री पर तानाशाही का रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल सरकार ने बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव हस्तांतरण के मुद्दे को हल किया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में रैली कर ममता बनर्जी को राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बताया था। और आइए रुक कर लेते हैं कोलकाता का। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अखिलेश, एनआरसी को लेकर क्या वाकई में ये चुनावी मुद्दा आपको पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है और क्या कुछ बातें कही जा रही हैं मुख्यमंत्री की ओर से और टीएमसी का क्या स्टैंड है इसे लेकर? देखिए, एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगता रहा है कि पिछली सभी सरकारों ने अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया था पश्चिम बंगाल में, तो इसे लेकर जरूर एक असहजता की स्थिति बनती है। और जब कई बार बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया तो मुझे लगता है कि उसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने या ममता बनर्जी ने यह मुद्दा बनाया है। देखिए, ममता बनर्जी की पूरी रणनीति ये है। आज वो असम में थी और असम के धुबरी में उन्होंने आम सभा की, रैलियां की और असम में उन्होंने 9 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो इस एनआरसी के माध्यम से उन्हें पता है कि एनआरसी का मुद्दा एक असम में भी बड़ा मुद्दा है और पश्चिम बंगाल में उतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन असम में ज्यादा बड़ा मुद्दा है। इसलिए वो यहाँ से बोल रही हैं और असम में उनकी तरफ से कोशिश ये हो रही है कि वहाँ जो एआईयूडीएफ है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उनके साथ उनका समझौता हो। बदरुद्दीन अजमल भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका समझौता नहीं हो पाया। तो ममता बनर्जी अपने इस एनआरसी वाले मामले से एक तरीके का संदेश देना चाह रही हैं कि जो लोग भी अगर समझें कि इस तरह की स्थिति हो सकती है तो वो एक राजनीतिक मुद्दा ही बनकर रह जाए, कोई जमीनी मुद्दा नहीं है। और जिस तरह की स्थिति है कोच बिहार में, जिस इलाके में कल ममता बनर्जी थी, कोच बिहार इलाके में दरअसल वहां तो एन्क्लेव का ट्रांसफर हुआ था। जो पश्चिम बंगाल के नागरिक, बांग्लादेश के नागरिक जो पश्चिम बंगाल में थे, उनका एन्क्लेव गांव फंसा हुआ था। उसके बाद वो ट्रांसफर हुआ, बांग्लादेश ने वो सारे गांव भारत को लौटाए और भारत का जो गांव था बांग्लादेश के अंदर वो बांग्लादेश को लौटा दिए गए। तो एनआरसी उस तरीके का मुद्दा वहां भी नहीं है। मामला दरअसल ये है कि वो मामला बहुत दिनों से लटका हुआ था। 2015 में अंत में भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच में वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट फाइनल हुआ, पार्लियामेंट से भी वो पारित हो गया, जिसमें निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सहयोग किया। हालांकि उसके पहले वो लगातार उसका विरोध करती रही थी, तो इसका वो श्रेय लेना चाहती है। बात दरअसल यही है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी कोई बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल। और अगर चुनावी सरगर्मियों की बात करें तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग में शिकायतें भी की गई हैं। किस तरह की लड़ाई आप देख रहे हैं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में? यह निश्चित तौर पे अभिलाषा एक बड़ा मुद्दा है। मैं आज भी कई पार्टियों के नेताओं से मिला हूं, तो जो सबसे बड़ी बात सबके मन में संशय यह है कि जो चुनाव के दिन है या चुनाव के पहले की स्थिति है, उस स्थिति में जो वोटर हैं वो मतदान केंद्र पर जा पाएं और अपने मन मुताबिक वोट दे पाएं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सभी विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस वोटरों को मतदान केंद्र पर नहीं जाने देती है। और आज मुझे कुछ लोगों ने अपने घायल अपने चेहरे दिखाए, हाथ दिखाए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के पीछे पहले कुछ लोग झंडे लेकर जा रहे थे, उन पर हमला हुआ। सीपीएम के लोगों का लगातार ये आरोप रहता है कि ममता बनर्जी ने उनके नेताओं को जेल में झूठे मुकदमे में फंसाया है। तो जो स्थिति बन रही है उसमें जो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की बंदोबस्त करने की व्यवस्था की गई है और कुछ पैरामिलिट्री फोर्स कई जगह गए भी हैं
उन्होंने कुछ गांव में फ्लैग मार्च भी किया है और लगातार चूंकि 7 फेज में चुनाव होना है, 40 दिन तकरीबन 40-45 दिन अभी और रहेगा, तो इस बीच में कोशिश ये हो रही है, जो केंद्र सरकार कोशिश ये कर रही है, चुनाव आयोग भी कोशिश कर रही है कि एक भयमुक्त वातावरण बनाया जाए, ताकि इस भयमुक्त वातावरण में जाकर लोग वोट दे सके, और वोट अगर देंगे तब पता चलेगा कि हाँ किसके पक्ष में क्या स्थिति है। तो यही बड़ी सरगर्मी यही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने जो घोषणा की है कि अगले 40 दिनों में वो कम से कम 80 रैलियों को संबोधित करेंगी और उन रैलियों की संख्या 100 भी हो सकती है। तो एक बहुत तेज तैयारी चल रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ताकि बीजेपी का जो लगातार पलड़ा लग रहा है कि उसका पलड़ा बढ़ रहा है, उसका मुकाबला करने में। और हम पल पल पे आपसे अपडेट लेने के लिए लौटते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी चुनावी तस्वीर पश्चिम बंगाल की हमें समझाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी से हाल ही में रिश्ता तोड़ने वाली निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के साथ आ गई है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हो गया है। गोरखपुर से सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के पूर्व सांसद आनंद भास्कर रापोलू भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। रापोलू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि एमपी के छिंदवाड़ा से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट मिला है। कमलनाथ अभी तक छिंदवाड़ा से सांसद थे। कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और नकुलनाथ के अलावा अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को भी सीधी सीट से टिकट दी गई है। खंडवा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में शिवराज के मुकाबले उतरने वाले अरुण यादव को टिकट दिया गया है। रीवा लोकसभा सीट से सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने जबलपुर से विवेक तनखा को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट से पार्टी ने प्रभु सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कलबुर्गी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। कलबुर्गी में 23 अप्रैल को चुनाव होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे का उनके सैकड़ों समर्थकों ने नारे लगाकर उत्साहवर्धन किया। वित्त मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली ने एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमला बोला है। अरुण जेटली ने ब्लॉग में लिखा है कि नेहरू गांधी परिवार की परंपरा रही है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करते हैं। इसमें इंदिरा गांधी का कदम जग जाहिर है। इस कड़ी में आगे कांग्रेस घोषणा पत्र है जो संस्थानों को खत्म करने और आतंकवादियों की मदद की बात कह रहा है। इसमें मीडिया में एकाधिकार को रोकने और प्रेस की आज़ादी पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट, टीवी चैनल और समाचार पत्र के एक साथ स्वामित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो सुझाव दिए गए हैं वो एक ओर मीडिया की आज़ादी को सीमित करेंगे, वहीं दूसरी ओर आतंकवादियों और अलगाववादियों को नई सुविधा मुहैया कराएंगे। चुनाव आयोग ने आज बताया कि पहले और दूसरे चरण की कुल 188 लोकसभा सीटों के लिए कुल 3,954 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या 216 है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 1,618 करोड़ रुपए शराब और कई वस्तुएं आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जब्त की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में लगभग 18 लाख सर्विस मतदाताओं के लिए ई पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनाव आयोग ने मुहैया कराई है। वहीं आयोग ने यह भी साफ किया है कि तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा सीट पर 185 उम्मीदवारों के खड़े होने की सूरत में भी ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आयोग के मुताबिक वहां 12 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा जो सिंगल वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट होगी। आयोग ने जानकारी दी कि एक बार में 24 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल हो सकता है, जिससे 384 उम्मीदवारों तक के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है। As a first phase, we are giving the information about what all MCC violation cases have been taken cognizance by the ECI at ECI level from 10th of March, and continuously now you would be seeing the
update being made available to you. And it is not only an information, you will be able to download what is the complaint. If any notice is issued, the notice copy also you would be able to download from there. And if it is decided finally, what is the final decision, copy also you would be able to see. इधर बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में समाज के हर वर्ग के लिए विकास के काम किए गए हैं। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी थावरचंद गहलोत ने राज्य में फिर से 5 सीटों को जीतने का दावा किया है। आप घूम रहे हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जो उत्तराखंड में आपको दिखाई दे रहे हैं? देखो, उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह जी रावत की सरकार बनने के बाद तेज गति से चहुमुखी विकास हुआ है। देश के साथ साथ उत्तराखंड ने भी विकास की गति को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। सारे देश का माहौल नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है। उत्तराखंड में भी वैसा ही वातावरण है। 5 लोकसभा क्षेत्र उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूर्व सैनिकों का ये गढ़ कहा जाता है सर, उनके लिए सरकार की तरफ से किए गए कामकाज के बारे में आप? सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कार्य योजना बना करके सफलता प्राप्त की है। विशेषकर 1 रैंक 1 पेंशन और उसका लाभ 90% से अधिक सैनिक परिवारों को मिल रहा है। इसके कारण सेना भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रही है। सेना के परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। ये हैं थावरचंद गहलोत जी, जिनका कहना है कि देश में जिस तरीके का माहौल बना है वो बीजेपी के पक्ष में है। हरिद्वार से कैमरामैन प्रशांतों के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। आइए खबरों में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति। कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर। देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्तीय वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा नीति की आज घोषणा कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बीपीएस पॉइंट की कटौती की घोषणा कर दी। इससे अब लोगों की ईएमआई में कमी होने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात का ऐलान किया। अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का फैसला किया। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया। रेपो रेट ब्याज की वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को फंड मुहैया कराता है। चूंकि रेपो रेट घटने से बैंकों को आरबीआई से सस्ती फंडिंग प्राप्त हो सकेगी, इसलिए बैंक भी अब कम ब्याज दर पर कर्ज दे पाएंगे। आरबीआई ने इससे पहले फरवरी में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी।
And in its meeting today, it voted by a 4:2 majority to reduce the policy repo rate by 25 basis points and to maintain a neutral stance of monetary policy by a 5:1 majority. Turning to domestic developments, the MPC observed that the Central Statistics Office CSO has pegged India's real gross domestic product GDP growth at 7% for 2018-19, down from 7.2% in its first advance estimates. एमपीसी ने उम्मीद के मुताबिक नीतिगत रुख को तटस्थ पर बरकरार रखा है। साथ ही वित्त वर्ष 2019 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 7.4% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.4% कर दिया है। GDP growth for 1920 is projected at 7.2%. 6.8 to 7.1% in H1 of 1920 and 7.3 to 7.4% in H2, with risks evenly balanced. Beyond the near term, the MPC assessed that the short-term outlook for food and fuel inflation remains benign, although there is some uncertainty around the prospects for the monsoon and seasonal reversals in the prices of some items. आर्थिक विश्लेषकों की बात करें या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की, उनका कहना है कि इस समय महंगाई की दर काबू में है, इसलिए ये ब्याज दर में कटौती के लिए उपयुक्त समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार सत्ता में वापस आती है तो वो राजकोषीय मोर्चे पर सूझबूझ से चलने की ओर कर की दरें कम करने का सिलसिला भी बनाए रखेगी। अरुण जेटली ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ की सालाना आम सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। अरुण जेटली ने कहा कि उनकी सरकार ने राजकोषीय मोर्चे पर सावधानी बरती है और दरों को नीचे लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने कर दरें नहीं बढ़ाई हैं और कर दायरा बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं को कर की सबसे ऊंची 28% की दर से घटाकर 12 या 18% के दायरे में रखा है। Over the last 5 years, essentially either on the direct or the indirect side, we didn't increase taxes. In fact, post the GST, with almost every meeting, we bring certain segment down, depending on and measuring it with the revenue collection. Compliances have improved. On the income tax side, we did the same. So while bringing it down, we had 2 methods in mind. One, start strengthening this so-called middle class or the neo middle class. छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बीएसएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ जिले के पंखाजुर इलाके में हुआ, जिसमें 2 जवान घायल भी हुए हैं। खबरों के मुताबिक बीएसएफ के जवानों पर उस वक्त हमला हुआ जब वो गश्त के लिए निकले थे। जवानों पर हमले के बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की। ये मुठभेड़ जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के महला गांव के पास जंगलों में हुई। घायल जवानों को इलाज के लिए पंखाजुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आने पर भारत ने बैठक को स्थगित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिनके बारे में हमने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान ने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। रवीश ने कहा कि हमने उन रिपोर्ट पर भी अपनी चिंता जाहिर की थी जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान द्वारा विवादास्पद तत्वों को एक समिति में नियुक्त किया गया था जिसे करतारपुर गलियारे से जोड़ा जाना था, इसलिए हमने बैठक को स्थगित कर दिया। रवीश कुमार ने कहा कि ये याद रखना ज़रूरी है कि हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे कि भारतीय श्रद्धालु कॉरिडोर का प्रयोग कर करतारपुर साहिब की यात्रा कर सकें। We had also shared our concerns on reports that controversial elements, they have been appointed by Pakistan to a committee
which was to be associated with Kartarpur corridor. We are yet to receive a response from Pakistan, and therefore that was the reason why we decided to postpone the meeting. You are aware that we have offered to hold the technical level discussions to finalize other aspects of the corridor, and as and when Pakistan responds to that offer, that the technical level talks will take place. संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया है। ये बात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बल के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्वीट कर कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक भूमिका से इस रिश्ते को और बढ़ावा मिला है। जायद मेडल से सम्मानित किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शेख मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में हमारे रणनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। ये दोस्ती हमारे लोगों की शांति और समृद्धि में योगदान दे रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।